जनवरी सन 1933 जैसे ही हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में पावर में आती है, वहीं से दुनिया के इस अध्याय में एक और युग जुड़ जाता है जिसे कहा जाता है द हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट के दौरान नाजी और कुछ कोलैबोरेटर्स और कुछ लोकल लोगों ने मिलकर यूरोप और जर्मनी के 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा करके गोलियां भी मारी गईं। जब गोलियों से काम न चला तो उन्होंने यहूदियों को मारने के लिए स्पेशल एक्सटर्मिनेशन कैंप्स बनवा दिए, जिन्हें डेथ कैंप्स भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों से यहूदी लोगों को खोज खोज कर उन कैंप्स में लाया जाता और गैस चैम्बर्स में भरकर मार दिया जाता। जब उन्हें लाने के लिए गाड़ियां और लॉजिस्टिक्स कम पड़ गया तो रेलें भी इस काम पर लगा दी गईं। ठूस ठूस कर यहूदियों को रेलगाड़ियों में भर दिया जाता और फिर उन्हें कैंप्स तक लाया जाता। कई लोग तो रेलगाड़ी में सफर के दौरान ही मारे जाते। इसके अलावा जो लोग कैंप्स में मारे जाते उनकी लाशों को भी बंदी बनाए गए यहूदी ही ठिकाने लगाते थे। इस तरह से वो लोग उन लाशों को अपनी मौत की परछाई समझने लगे थे। उन्हें ये तक नहीं पता होता था कि जो कब्र वो खोद रहे हैं अगले दिन उन्हें भी उसी में दफन हो जाना है। हिटलर की क्रूरता और हॉलोकॉस्ट का वो मंजर बड़ा ही भयानक था। दोस्तों, फैक्टिस्तान चैनल पर हमने हॉलोकॉस्ट के समय की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल भी दहल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस दौरान सन 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और उसी वजह से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान भी यहूदियों पर अत्याचार रुके नहीं, बल्कि और बढ़ते ही गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कई ऐसे वैज्ञानिक भी उभर कर आए जो इस दुनिया में सबसे काबिल वैज्ञानिकों में से एक थे। 30 देशों के बीच दूसरा विश्व युद्ध करीब 6 सालों तक चला और इस दौरान कितने ही लोग मारे गए जिनके आंकड़े हमें आज तक नहीं पता चल पाए हैं। उस दौरान कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो जेलों में बंद पड़े थे। कुछ वैज्ञानिक वॉर क्रिमिनल्स भी थे और कुछ वैज्ञानिक नाजी पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही जर्मनी दूसरा विश्व युद्ध हारता है, अमेरिका की नजरें होती हैं उन वैज्ञानिकों पर जिन्हें अमेरिका हर कीमत पर अपने देश में लाना चाहता था। इसलिए उस समय अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन पेपर क्लिप, जिसके तहत नाजी जर्मनी के करीब 1600 वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को सीक्रेटली अमेरिका लाया जाता है। उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाती हैं और रिसर्च के लिए काम पर रखा जाता है। यहाँ अमेरिका को कुछ ऐसे वैज्ञानिक मिलते हैं जो अगर न होते तो शायद अमेरिका पहले चांद पर न पहुँच पाता, शायद इतिहास ही बदल जाता। तो आइए जानते हैं स्पेस रेस में अमेरिका की तरफ से काम करने वाले उन वैज्ञानिकों के बारे में जो असल में नाजी थे। नंबर 1, वेनहर वॉन ब्राउन। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि नासा से पहले चांद पर जाने का सपना इनका ही था। ये बचपन से ही एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जाने का सपना देखते थे। इन्होंने स्टडी के दौरान उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज किया जो रॉकेट बनाने के लिए जरूरी थे और अपने कॉलेज के टाइम में ही इन्होंने दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल का आविष्कार कर दिया, जिसका नाम रखा गया V2। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस मिसाइल का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। करीब 3000 मिसाइल्स तो इंग्लैंड, फ्रांस और बेल्जियम पर ही दागी गईं। वेनहर वॉन ब्राउन जर्मनी की कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे और हिटलर की पार्टी के भी। वो हिटलर की ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, लेकिन नाजी पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो स्पेस में जाने का अपना सपना भूल ही गए थे। लेकिन फिर एक घटना ने उन्हें जर्मनी की जेल तक पहुंचा दिया था और हिटलर की मौत के बाद वो ऑपरेशन पेपर क्लिप के तहत अमेरिका आ गए। इसके बाद उन्हें अमेरिकन आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी का डायरेक्टर बना दिया गया, जहां उन्होंने जुपिटर C रॉकेट को डेवलप किया और उसी रॉकेट से अमेरिका ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। आप वॉन को फादर ऑफ अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इवन गूगल बाबा का भी यही कहना है। शायद आपका दिमाग भी घूम गया होगा कि हिटलर की पार्टी का, हिटलर की आइडियोलॉजी का एक नाजी आदमी फादर ऑफ अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम कैसे है। तो इसका रीजन है कि वॉन ने अमेरिका के लिए सैटर्न 1 से लेकर सैटर्न 5 रॉकेट्स तक डिजाइन किए थे और सैटर्न 5 ही वो रॉकेट था जो अपोलो 11 मिशन को चांद तक लेकर गया और वापस भी लाया। अपोलो 11 की पूरी प्लानिंग के पीछे वॉन ब्राउन एक बड़ा चेहरा थे। तो ये सच है कि नासा एक नाजी की वजह से चांद पर जा पाया। हालांकि वॉन ब्राउन के नाजी होने का किसी को पता लगने नहीं दिया गया। ये राज उनकी मौत के बाद खुला। नंबर 2, वर्नर डाहम। डाहम ने पहले तो नाजी विचारधारा का खूब विरोध किया, लेकिन जब नाजी सरकार ने उनके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तो जान बचाने के लिए उन्हें नाजी पार्टी में शामिल होना पड़ा। वहां पर उन्होंने सुपरसोनिक विंड टनल्स को डेवलप किया
उनकी एरोडायनेमिक्स की समझ ने नाजी रॉकेट प्रोग्राम को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन ऑपरेशन पेपर क्लिप के बाद उन्होंने अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया। उन्होंने सैटर्न 5 के रॉकेट बूस्टर्स, एरो थर्मोडायनेमिक्स और लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट सिस्टम पर जमकर काम किया। इस दौरान उन्हें नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का चीफ भी बना दिया गया। ये फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। नंबर 3, कर्ट हेनरिच डिबस। डिबस भी नाजी पार्टी एसएस के ही मेंबर थे और उन्होंने भी नाजीज के लिए V2 रॉकेट पर ही काम किया था। वॉन और डिबस दोनों काफी करीबी थे और V2 की टेस्टिंग इन दोनों ने मिलकर ही की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद डिबस अमेरिका के हाथ लग चुके थे। उन्होंने नासा के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जैसे कि सैटेलाइट्स के डिजाइन, रॉकेट्स के डिजाइन, उनके लॉन्चिंग के पैटर्न और फाइनली मून मिशन। डिबस नासा के कैनेडी स्पेस फ्लाइट सेंटर के पहले डायरेक्टर भी बने। नंबर 4, फ्रेडरिक मिशेल रीस। रीस हालांकि V2 रॉकेट प्रोग्राम से ही जुड़े हुए थे, लेकिन उनका पैशन हमेशा से स्पेस ही था। अमेरिका ने उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने का मौका दिया और उन्होंने नासा के लिए हीट शील्ड डेवलप की, जो कि धरती से बाहर जाने और धरती पर वापस आने के दौरान स्पेसक्राफ्ट को एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से पैदा हुई हीट से पिघलने से बचाती है। इसके बाद रीस ने अमेरिकन आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम किया और फिर नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के डायरेक्टर बना दिए गए। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्पेस रेस के दौरान नासा की टॉप पोजीशंस पर बहुत से नाजी काम कर रहे थे, तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। नंबर 5, अर्नस्ट स्टुलिंगर। मुझे पता है कि इनके बारे में सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो। स्टुलिंगर ने अपना कैरियर नाजी सैनिक के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने अपनी लाइफ में मॉस्को और स्टालिनग्रेड ये 2 लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन फिर उन्हें साइंटिफिक रिसर्च में भेज दिया गया। वॉन ब्राउन की गाइडेंस में काम भी किया। ऑपरेशन पेपर क्लिप के बाद उन्होंने आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी में डायरेक्टर के तौर पर काम किया। स्पेस रेस और मून मिशन में भी उनका अहम योगदान रहा। इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में उनके काम को आज भी याद किया जाता है और ये उन वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप के शुरुआती फेज में काम किया था। यहाँ से इतना तो साफ है कि अमेरिका को स्पेस रेस में जिताने वाले वो लोग थे जिन्होंने कभी हिटलर के साथ काम किया था और कुछ तो हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो भी करते थे। नाजी विचारधारा का मून मिशन के पीछे बड़ा दबदबा था। इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, हॉलोकॉस्ट के उन भयानक पलों को इमेजिन करने के लिए फैक्टिस्तान की इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।